तो लेकिन जमहूरियत के लिए सहारा तो हर एक का चाहिए। तो हमारे मुस्लिम में, हमारे एक मुल्क में सहारा जिसकी ज़रूरत है उसका आपको इल्म है, जमहूरियत सहारा है। आजकल अपोजिशन ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम लगाती है कि व्हाट्सएप पर बेंच बन जाते हैं। क्या वाकई ऐसे होता है? ये नवाज शरीफ ही की बात नहीं है, सियासतदानों का ये वतीरा है कि जब उनके हक में फ़ैसला होता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं, और जब उनके खिलाफ फ़ैसला होता है तो कहते हैं ये मिल गए, ये किसी के कहने पे हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बड़े अच्छे लोग वहाँ बैठे हैं, इख्तिलाफ राय में भी है, आपके सामने है। आप कहते हैं कि बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत मेरे से खुश नहीं थी, हालांकि मुशर्रफ की पार्टी काफ लीग की ही हुकूमत बनी थी, तो फिर इख्तलाफात का जवाज़ क्या था? पहला जो स्टेप होता है वो सिंबल्स का होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की शनाख्त जो है वो सिंबल से है। जनरल मुशर्रफ ने ज़ाती तौर पर या इनके हाई कमांड ने कभी उनको ज़रूरत नहीं हुई कि मुझे कहें कि ये कर दो और यूँ कर दो, मैं ना करूँ, या किसी एजेंसी वाले की। लेकिन जो सेक्रेटरी लेवल पे उन्हीं लोगों के अपॉइंटीज होते हैं, उनसे गुफ्तगू होती रहती है। उनके ज़रिए मुझे पैगाम आया एक मरतबा कि ऊपर से पैगाम आया है कि आप सिंबल्स मत दें इनको, मुस्लिम लीग नून को शेर का सिंबल मत दें, पीपल पार्टी को तीर का सिंबल मत दें। ये रात को 6 बजे मुझे पैगाम मिला और दूसरे दिन मुझे सिंबल एलोकेट कर देते थे। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, इंतज़ामी मामूर में मैं बड़ा सख्त था, डिसिप्लिन में। उनका नाम हसन मोहम्मद था, शरीफ आदमी थे। तो मैंने कहा, मिस्टर हसन मोहम्मद, आई हैव नॉट हर्ड यू एंड आई हैव नॉट मेट यू, हैव आई हर्ड यू? नो सर। दूसरे रोज मीटिंग थी और मैंने अपने सेक्रेटरी को, जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसको मैंने कहा कि किसी का भी टेलीफोन आए, अगर प्रेसिडेंट साहब का भी टेलीफोन आए तो आप मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि जब मैं सेशन होल्ड कर रहा हूँ तो फिर कोई बंदा मुझसे मिल नहीं सकता, ना मैं किसी का फ़ोन कर सकता हूँ। जब सेशन शुरू हुआ तो चीफ ऑफ स्टाफ का फ़ोन आया उनको कि आप इरशाद साहब से हमारी बात करवाएं। उनका जी मैं उनके बात नहीं करवा सकता। उन्होंने मना किया कि मैं जब सेशन शुरू है, उनका हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे, तुम्हें जेल में भेज देंगे। कहा जी आप भी मुझे डिसमिस करेंगे, वो भी मुझे डिसमिस करेंगे, मेरी जान तो दोनों तरफ से गुजरी है, मैं नहीं जा सकता। खैर तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं जब आया तो ज़फ़रुल हक साहब तशरीफ़ लाए हुए थे नवाज शरीफ की तरफ से। तो मैंने उनसे पूछा, भाई तुम्हें क्या सिंबल चाहिए? उनका जी शेर। मैंने कहा शेर। तो उन्हें यकीन नहीं आया, वो जो शेर का जो सिंबल था उसको बार बार उलट के देखने लगे कि जी वही सिंबल है। मैंने कहा भी है तो वही, कि जी साइज़ वही है। मैंने कहा साइज़ तो वही है, तुमने पतला कर दिया हो तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने पीपल पार्टी के बंदे को बुलाया, मखदूम मीन को कहा, थे, उनको भी यकीन नहीं आया कि जी तीर छोटा, वो यही ये छोटी तो नहीं थी। मैंने कहा छोटी नहीं भाई, देखो पूरी चलेगी, निशाने में ले लो तो। फिर मैंने क्यू लीग को वहाँ पे उनको साइकिल दी, चिट्ठी साहब को दी। ये चीज़ें देखें ना, एक इंसान जो इक़्तिदार में हो उसकी बातें आपको ना मानी जाएं तो नतीजा कुछ भी हो वो आपसे कैसे खुश रह सकता है। तो मैं इंडिपेंडेंट था। तो बाद में जब सबको मैंने दे दिए और मामला हो गया और सेशन ख़त्म हो गया, तो मैंने उनको टेलीफोन किया, हस्बे माहौल जनरल साहब को जो CS थे, हामिद नवाज को। मैं कहता हुक्म आपका फ़ोन। उनका हुक्म क्या यार, तुम इनको सिंबल नहीं देने। मैं इनको क्यों देने थे? इनको सिंबल देने ही नहीं चाहिए थे, इनको किसी को भी सिंबल नहीं देना चाहिए था, ये सिंबल देने के काबिल है। मैंने कहा ये सेक्रेटरी बड़ा नालायक है, उसको मैं आज ही डिस्मिस करता हूँ। कहनी डिस्मिस तो ना करें। मैं कहनी इस काबिल नहीं है। तो मैं इतना अपनी हिकमत अमली से करता था, उनसे मुलाकात भी रखता था, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं करता था। अपनी जान पे खेल के इलेक्शंस करवाई और जमहूरियत कायम की है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शंस के रिजल्ट्स मैंने नहीं होने दिया पोस्टपोन, सिंबल इनकी मर्जी के नहीं दिए, इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया। एक तरफ सर आप कहते हैं कि मैं मुशर्रफ की राह में रुकावट था और मैंने उन्हें मनमानी करने नहीं दी, और दूसरी तरफ आपने उन्हें आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया। एक आम तासुर ये है कि हमने इनको तरमीम की इजाज़त दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, वो भी गलत। पढ़ता ही कोई नहीं किताब। PCO के तहत, जिसके तहत हमने हल्फ लिया, ये दर्ज था कि जनरल मुशर्रफ को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इख्तियार है। तो खालिद अनवर ने, जो वकील थे मुस्लिम लीग नून के और सारी जमातों के, उनका कहा कि साहब आप इस चीज़ को, इस पर रूलिंग दें कि इसको इख्तियार है कि नहीं है, वरना वो तो इलेक्शन भी इंडेफिनेट हो जाएंगी और जो चाहे मर्जी करें, स्याह करें, सफ़ेद करें। तो हमने क्या दिया? हमने इख्तियार नहीं दिया, हमने नुमाइशी इख्तियार दिया। यानी जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हमें आप इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इख्तियार करें, दें। और ये जो 7 पॉइंट इकनॉमिक एजेंडा था, ये मुस्लिम लीग नून का एजेंडा था। 7 पॉइंट इस्लामी एजेंडा जो था, ये पीपल्स पार्टी का मंशूर था। और खालिद अनवर ने भी यही कहा कि जनाब हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है, बशर्ते कि आप कानून के मुताबिक करें। तो हमने तो कोई इजाज़त नहीं दी। और मेरे दौर में जब तक मैं चीफ जस्टिस रहा,
कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ तो फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आ गया और बहुत सी अमेंडमेंट हुई और उन अमेंडमेंट को सारे सियासतदानों ने मान लिया और उन अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट ने पास कर दिया और मुजरिम इरशाद अली खान। बताइए मैंने क्या किया? मैंने तो प्रोटेस्ट में उनको ओथ नहीं दिया, हालांकि ये काम ओथ देने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। मैंने कहा मैं नहीं ओथ देता। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल गया तो इसका हमारे वोटिंग पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का ये मंशूर रहा है और कम से कम उनकी ये प्रॉमिस रहा है कि हम आपको वक्त आने पे ये राइट देंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है ये सियासत है। बाकी जो अपोजिशन है इसकी ये सियासी मामलात हैं, कभी एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट करती है, कभी दूसरे को सूट करती है, उसके मुताबिक अपनी बातें करते रहते हैं। बतौर साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी को और मुस्तकबिल के इलेक्शंस को आप किस नज़र से देखते हैं? जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था तो हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे मुद्दू किया था और उस ज़माने में वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर वोटिंग हुई थी और उन्होंने जो सारा सिस्टम बताया था और वहाँ पे बहुत कामयाब रहा ये सिस्टम। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल हैं। अब मैंने खुद तो वो मशीन नहीं चलाई, उन्हें वहाँ डिस्प्ले ज़रूर किया था मेरे सामने, बादिल नज़र में मुझे अच्छा लगा और वहाँ हिंदुस्तान में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। बाकी रही जो वारदात, लोग पूरा पोलिंग स्टेशन उठा के ले जाते हैं, पोलिंग ऑफिसर को भी अगवा कर लेते हैं, मशीन को भी अगवा कर सकते हैं, वो तो हर चीज़ हो सकती है ना, वो तो नेगेटिव चीज़ें हैं। तो हिंदुस्तान में से तो कोई ऐसी खबर नहीं आई। बाहर के ममालिक में कहीं है, कहीं कामयाब हुआ, कहीं नहीं हुआ। सर, एक साबिक जज ने दूसरे साबिक जज पर इल्जाम लगाया कि उसने तीसरे हाजिर सर्विस जज के साथ मिलकर साबिक वजीर आजम को सजा दी। तो बादियों नजर में ये एक साजिश का इल्जाम है। क्योंकि ये सभी साबिक है तो बात ही साबिक होगी, मैं क्या अर्ज करूँ, ये तो मामला ही सारा साबिक है। देखें, बात ये है, पहली चीज़ तो ये है कि ये मामला सब जुडिस है इस वक्त भी और ये मुनासिब नहीं है कि मैं उस पर अपनी किसी राय का इजहार दूँ। लेकिन बगैर कमेंट किए अगर कोई राज की बात की तो बहुत बड़ी राज की बात है ना कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं अपने रजिस्ट्रार को कहें कि भाई फला बंदे को आप बेल ना देना जब तक जनरल इलेक्शंस ना हो। तो ये आम बात है, ये बड़ी राज की बात है। राज की बात, तो ये ऐसी राज की बात जो टॉप राज की है, ये किसी के सामने करेंगे आप? जब उसने रजिस्ट्रार उनके मातहत है तो रजिस्ट्रार को तो किसी वक्त भी वो ये बात कर सकते हैं। फोन पे बात की तो फोन रात के 12 बजे कर लें, 10 बजे कर लें, सुबह 5 बजे कर लें, उनको क्या जरूरत थी कि साबिक जज के सामने ये बात करें? तो इससे की तरदीद होती है बादिउल नजर में। बाकी फैसला तो अदालत ने करना। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीब में ये कहा कि अदलिया पर कोई दबाव नहीं है, अदलिया आज़ाद है। उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? APS के सिलसिले में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ उस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब के बेंच ने ये फैसला किया और हुकूमत की बड़ी खिंचाई की कि आप एक्शन लें कि ये सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ और जिन लोगों की वजह से हुआ, जो जिम्मेदार अफसरान हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लें। उस पर सोशल मीडिया में बहुत कुछ आया, उनके खिलाफ भी बहुत बातें आई, जुडिशरी पर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और ये उस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, हम किसी के दबाव में नहीं। बाकी ये देखें ना, उसमें कई दो जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने तो ईमानदारी से वो फैसला दिया, लेकिन हर एक की अपनी एक राय है और ये ज़रूरी नहीं कि बेशक सुप्रीम कोर्ट लेवल तक ही हो कि वो फैसला करें वो ज़रूर सही हो, वो गलत भी फैसला हो सकता है। असल चीज़ तो ये है कि इसमें दयानतदारी है कि नहीं और अपनी समझ और यानी कॉन्शियस के मुताबिक, आइन के मुताबिक किया कि नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब नहायत ईमानदार आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं। फैसला गलत हो सकता है, उसकी उन्होंने वजाहत की कि आप अदालतों को बदनाम ना करें, मुल्क को बदनाम ना करें, चलने दें अदालतों को। डिफरेंस ओपिनियन तो होता ही है, होता रहेगा। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। ले सर, अब थोड़े से हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। जी जी जरूर। आप नादरा बेगम को देखे बगैर ही उनसे शादी के लिए क्यों डट गए थे? बचपन में तो मैं उनको मिला हुआ था ना, हमारी रिश्तेदार थी और फिर मैंने सोचा कि भाई कौन शादी करवाएगा मेरी यतीम बंदे की, चलो शादी हो रही तो शादी हो जाए। आप तो मंगनी होने के बाद हर रोज ससुराल पहुंच जाया करते थे। जी मैं रोज, क्योंकि मेरी खातिर मुतारत बहुत करते थे। लेकिन रोज जाने के बावजूद बेगम से मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? नहीं, वो पर्दा करती थी, वो पर्दा करती, सामने नहीं लाते थे। उनकी छोटी बहन सामने आ जाती, मैं पैगाम शेगाम भेजता था जो आपको ही नहीं आता था। आपने इतनी मसरूफ जिंदगी गुजारी, उसके बावजूद बच्चों को आला तालीम दिलवाई, उनकी शादियां की, ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया? देखिए, मेरे बच्चियों ने तो यहीं पर तालीम हासिल की, वो उन्हें बाहर नहीं पढ़ी और मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिला था तो उस स्कॉलरशिप पे गया। तो इनकी तालीम की जिम्मेदारियां कौन निभाता था, कौन उनका ख्याल रखता था? आप तो बिजी इतने ज़्यादा होते थे। मेरी बेगम ही देखती थी उनको, मैं तो इतना टाइम ही नहीं मुझे मिलता था कि उनको मैं देखूं।
जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो आप मसरूफ़ थे, लेकिन जब आप रिटायर हुए हैं तो बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए हैं, तो गुजरे वक्त का एहसास तो होता हो। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, कि काश उन्हें मैंने वक्त दिया होता जब मैं मसरूफ़ था। खाने में आपको क्या पसंद है? मैं हर चीज़ खा लेता हूँ, लेकिन मुझे मीठा अच्छा लगता है, कोई भी किसी फॉर्म में भी हो। चाहे मीठी बातें क्यों ना हो। मीठी बातें तो हर एक को अच्छी लगती है। क्या आप भी घूमने फिरने का शौक है? वक्त ही नहीं मिलता, कोरोना लेके बैठा हुआ है, 2 साल हो गए। दिल तो बहुत चाहता है कि मैं जाऊँ, बाहर जाऊँ, बच्चों को मिलूँ। कैसे लोगों से मुतासर होते हैं? वो खुद ही मुतासर कर जाते हैं मुझे अपनी अच्छी आदतों से, जो सिंसियर हों, कैरेक्टर वाले हों, पढ़े लिखे हों। आप दुनिया घूम चुके हैं, किस शख्सियत ने या किन लोगों ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? दुनिया में चाइनीज़ ने मुझे बहुत मुतासर किया, उनके डिसिप्लिन ने। और दूसरे चाइनीज़ ने मुझे बहुत इज्जत दी और उन्होंने मुझे ऑनरेरी प्रोफेसरशिप का खिताब भी दिया और मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। अभी मैं उनका हूँ, प्रोफेसर एमराइटस जुडिशल कॉलेज चाइना का। अब मौका मिले तो किस मुल्क में रहना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे बच्चे ने मुझे ग्रीन कार्ड लेके दिया कि यहीं सेटल हो जाएं, और मैं ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका चले गया। 2 रोज़ के बाद ही मैंने महसूस किया, हालांकि हर साल वहाँ जाता था अपने बच्चे को मिलने के लिए, कि जो मेरी ज़िंदगी यहाँ है वहाँ नहीं। एक तो वहाँ इंडिपेंडेंस कोई नहीं, दूसरा मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, गाड़ी कौन चलाएगा, बच्चा जब आएगा तो मुझे लेके जाएगा। मैं और मेरी बीवी खाना नहीं पकाती थी, खाना कौन पकाएगा और हमें देखभाल कौन करेगा। यहाँ हमारे माशाल्लाह काफ़ी देखभाल करने वाले लोग हैं, और वैसे भी जो अपने मुल्क में जो इज्जत है वो कहीं भी नहीं। तो मैं हमेशा अपने मुल्क में ही रहना पसंद करूँगा। मौसीकी से और फिल्मों से किस हद तक लगा हुआ है? मौसीकी और फिल्मों का तो मौका ही नहीं मिला ज़िंदगी में, क्योंकि जद्दोजहद ही करते रहे। लेकिन कभी मैं शुरू में मेरी एहलिया को शौक था फिल्मों जाने का, तो मैं वहाँ पर जाके सो जाता था और जब इंटरवल होती थी तो वो ले आता था पेस्ट्री और क्रीम रोल वगैरह, वो फिर खा लेते थे। हालांकि आपको तो फिल्मों में काम करने का भी शौक था। हाँ था, लेकिन लाइफ में इतनी जद्दोजहद की, सुबह से शाम काम करना, काम 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 और काम, बस यही ज़िंदगी का मशगला रहा। तो आजकल इस तन्हाई में क्या मसरूफियात तो आजकल भी वक्त ही नहीं मिलता। देखिए मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, और फिर क्योंकि अभी स्लो हो गया हूँ तो वज़ू करके, नमाज करके, हाजत करके, बड़ी मुश्किल से तहज्जुद कभी कभी पढ़ लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो 8-9 तो इसी में बच जाते हैं सुबह से लेके। फिर कुछ देर आराम किया, 9 बजे नाश्ता कर लिया, फिर 1-आध घंटा आराम किया, फिर कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज की, फिर नहाए धोए, वक्त का पता ही लगता कहाँ जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, उतना टाइम दिया मुझे, मैं मशकूर हूँ। थैंक यू सर।